हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, कुछ लास्ट 5 ईयर के कुछ सिलेक्टेड पीवाईक्यू लिया है और कोशिश किया है कि पूरा का पूरा चैप्टर जो है इन सेलेक्टेड पीवाई के थ्रू मैं डिस्कस कर दूँ। चैप्टर बहुत छोटा है, ज़्यादा कंसेप्चुअल भी नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, वो स्टार्ट ही होता है डिस्प्लेसमेंट करंट के साथ। तो डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है, पहला क्वेश्चन मैंने वही लिया है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है करके। करंट जनरली जो है ना, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं कंडक्शन करंट और दूसरे को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। कंडक्शन करंट किसकी वजह से आता है? ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर। जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है ना, जनरली वो एग्जिस्ट करता है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर और वो आता है ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो लिख देता हूँ, जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है बेटा, ड्यू टू rate of change in electric flux between पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कोई भी हो जाए, पैरेलल हो जाए, सर्कुलर हो जाए, बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो मेन चीज क्या है? रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई डिवाइड बाई डी टी। लेकिन कौन सा फ्लक्स लेके चलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंसिडर करेंगे तो उसके अंदर क्या आएगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। दैट मीन्स ये डिस्प्लेसमेंट करंट आ रहा है किसकी वजह से? ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे, किसकी वजह से आता है बेटा? ड्यू टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, कौन सा ऑप्शन आएगा? ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कैसे होगा उसको भी करा ही देता हूँ। देखो, यहाँ पे जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दैट इज द कनेक्टेड अक्रॉस ए सोर्स। यहाँ से यहाँ तक जो करंट आएगा ना, जो वायर के अंदर करंट आएगा, उसको हम बोलेंगे कंडक्शन करंट। इसकी वजह से आएगा ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे कोई मीडियम तो नहीं है ना, प्लेट्स के बीच में तो एयर है। तो बट यहाँ पे जो करंट आता है वो किसकी वजह से आता है? ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब होता क्या है ना, कि जैसे जैसे कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, इस पे चार्ज का वैल्यू क्या होता है? चेंज होता है। तो मान लो एट टाइम टी चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना है बेटा? क्यू। एरिया कितने के बराबर है? ए। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वो होता है E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मतलब होता है बेटा चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से जो चार्ज निकलेगा दैट इज ई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। जब तक कैपेसिटर चार्ज होगा उस पर चार्ज का वैल्यू क्या होने वाला है? चेंज होने वाला है। और जैसे चार्ज चेंज होगा उसको जैसे क्या राइज होगा? करंट। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है आई इज इक्वल टू कितना बेटा? डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी। और क्यू कितने के बराबर है? ई ए एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। डी बाई डी टी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर? तो वही लिखाया था कि जो डिस्प्लेसमेंट करे एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपन डी टी के इक्वल। अच्छा, एक और फॉर्मूला बार बार पूछा जाता है, उसको आप ऐसे लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना, V इज इक्वल टू ई इंटू डी होता है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर होगा? तो देखो, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर? V बाई डी। फिर क्या लिखेंगे? ए एप्सिलॉन नॉट। सॉरी, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितने के बराबर होगा? E इंटू ए। और E को क्या लिखेंगे बेटा? V बाई डी इंटू ए। ए कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दो। डिस्टेंस भी कांस्टेंट रहता है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, वो भी बाहर निकल गया। डीवी बाई डी टी। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बोला जाता है, दैट इज इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी। क्लियर? तो जनरली ये वाला मेनली हम यूज करेंगे।
बट आपको क्वेश्चन इस पे भी मिलेगा, कैपेसिटेंस इनटू कितना बेटा, डी वी अपन डी टी। भी इस क्या शो कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा तो उसके जैसे क्या आएगा बेटा, इंड्यूस्ड करंट होगा, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। क्लियर हुआ। और वायर के अंदर जो करंट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन करंट। किसकी वजह से आता है, ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट, हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम द कंडक्शन करंट। देखो सुन लो पहले अच्छे से, जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है ना वो किसकी वजह से आता है, ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। जबकि कंडक्शन करंट किसकी वजह से आएगा बेटा, ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो कंडक्टिंग वायर है यहाँ से वहां तक, देखो यहाँ पे एक सोर्स लगा के रखा है, ये जो करंट है कंडक्शन किसकी वजह से है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे जो करंट है किसकी वजह से बेटा, ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बस हो गया करके। हाँ, किसी भी इंस्टेंट पे जितना कंडक्शन करंट होगा सेम अमाउंट में क्या होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट करंट। दोनों करंट का वैल्यू क्या रहता है, सेम। अच्छा, सेकेंड चीज, एट ए गिवन पॉइंट दोनों करंट एक साथ नहीं मिलेगा। अगर वो कंडक्टिंग वायर है, फॉर कंडक्टिंग वायर, उसके अंदर सिर्फ कौन सा करंट मिलेगा बेटा, कंडक्शन करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट कितने के बराबर हो जाएगा, 0। और नेक्स्ट, जो प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर है, बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, उसके बीच में आपको कौन सा करंट मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट करंट मिलेगा। और कंडक्शन करंट कितने के बराबर रहेगा, 0। बट दोनों केस में जो डिस्प्लेसमेंट करंट हो या कंडक्शन करंट हो, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और क्या पूछ के रखा है आपको, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या गिवन है, ई वाई। लिख पहले, ई वाई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ए एक्स माइनस ओमेगा टी गिवन है। पहले इसका मैं एक बेसिक कंसेप्ट डिस्कस कर देता हूँ। पहला कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, उसका जो डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं हम लोग, फाइंड आउट करते हैं v इज इक्वल टू ई क्रॉस बी डिवाइड बाई बी स्क्वायर। इसका मतलब है कि ई क्रॉस बी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो किसके डायरेक्शन में आना चाहिए बेटा, प्रोपोगेशन ऑफ वेव के डायरेक्शन में आना चाहिए। ठीक है, बात आ रहा है समझ में। अच्छा, सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों के तीनों क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तीनों के तीनों क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक्स वाई जेड में। एक एक्स में होगा, दूसरा वाई में, और तीसरा कहाँ पे आएगा बेटा, जेड में, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब इस क्वेश्चन, अब इसमें देखो वेव के अंदर क्या होता है ना, ये जो टर्म्स होता है साइन और कॉस जो होता है, ये डिसाइड करता है डायरेक्शन ऑफ वेव। क्या डिसाइड करता है बेटा, डायरेक्शन ऑफ वेव, वेव किधर मूव कर रहा है। तो इसके अंदर देखो तो साइन के अंदर कौन सा फंक्शन आ रहा है, एक्स वाई जेड, तो एक्स आ रहा है तो वेव किधर मूव करेगा, एक्स एक्सिस। पहला चीज, साइन कॉस हमेशा क्या डिसाइड करता है बेटा, डायरेक्शन ऑफ वेव। इसके अंदर अगर एक्स वाई जेड देख लो, यहाँ पे एक्स आ रहा है तो वेव किधर मूव करेगा, एक्स एक्सिस में। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना बेटा, इस बीच में देख लो, अगर माइनस साइन आ गया तो माइनस का मतलब होता है पॉजिटिव डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन बेटा, पॉजिटिव। तो ये याद रखना है। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन आया तो इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देखिए इसी के बीच में अगर प्लस आता है ना, प्लस, तो फिर कौन सा डायरेक्शन हो जाता है, नेगेटिव। तो ये लिख लो अच्छे से, माइनस होने से कौन सा डायरेक्शन बेटा, पॉजिटिव डायरेक्शन, और प्लस होने से कौन सा डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन। अच्छा, के वेव कांस्टेंट, वेव कांस्टेंट जो होता है के इज इक्वल टू होता है ट्वाइस पाई बाई लैम्डा। नेक्स्ट, जो टी का कोफिशिएंट है उसको बोलते हैं ओमेगा, कितने के बराबर होगा, ट्वाइस पाई एफ, या फिर कितना बेटा, ट्वाइस पाई अपन टी। और लास्ट में जो पूछा जाता है वेलोसिटी ऑफ वेव, v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, मतलब कोफिशिएंट ऑफ डी डिवाइड बाई क्या बेटा, कोफिशिएंट ऑफ वेव। बस यही न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर रहेंगे। अब हम देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है किधर है बेटा, अलोंग द वाई एक्सिस। वेव किधर मूव कर रहा है, अलोंग द एक्स एक्सिस। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, तो उसको भी अगर हम चेक करना चाहें तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। v इज इक्वल टू, इक्वल नहीं मतलब ई क्रॉस भी हमेशा किसके इक्वल होगा, भी डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखा है जे में, वेव है आई में, तो क्या लिखेंगे कि जे क्रॉस के किसके इक्वल होगा, के इक्वल, सॉरी,
जे क्रॉस के किसके इक्वल होगा, आई, दैट मीन्स के क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से सब कुछ पता चल गया। वेव एक्स एक्सिस में, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से किधर गिवा था, वाई एक्सिस में, और मैग्नेटिक फील्ड किधर निकल गया, अलोंग द जेड एक्सिस। अब आप जो भी चाहो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप कर लो, क्या क्या पूछा है देखो तो। वेव इज प्रोपोगेटेड अलोंग द पॉजिटिव जेड एक्सिस, बात सही है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगा। वेव इज प्रोपोगेटेड अलोंग द जेड एक्सिस, नो बेटा, जेड में कौन आया था, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, देख लो वहां पे। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वेव इज एक्टिंग अलोंग द, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग अलोंग द वाई एक्सिस, और मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग नहीं, मैग्नेटिक फील्ड किधर काम कर रहा है, अलोंग द जेड एक्सिस। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ कंसीडर कर दिया, वेव किधर मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा। अच्छा, कभी कभी इस क्वेश्चन को ऐसे करके दिया रहेगा, समझना पड़ेगा आपको। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी के कैप कर दिया। तो मतलब याद कर लो, ये जो के कैप है ना, ये वेव का डायरेक्शन नहीं डिसाइड करता है, डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो साइन वाला या कॉस वाला जो फंक्शन है ये होता है फॉर वेव। यहाँ पे कंफ्यूजन ही होना है, आई कैप जे कैप जो भी दिया रहेगा क्या डिसाइड करेगा बेटा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड। साइन और कॉस दो ही फंक्शन मिलेंगे, वो हमेशा क्या डिसाइड करेंगे, डायरेक्शन ऑफ वेव डिसाइड करेंगे। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर चला गया, अलोंग द जेड एक्सिस। वेव किधर है, यहाँ प्लस कर देता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा, अलग ही टाइप क्वेश्चन हो जाएगा। प्लस करने से इलेक्ट्रिक वेव किधर मूव कर रहा है बेटा, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है बेटा, के कैप अलोंग द जेड एक्सिस। तो पूछा जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, सेम कंसेप्ट वही, E इज इक्वल टू ई क्रॉस बी, बी स्क्वायर नहीं लिख रहा हूँ, बी स्क्वायर मैग्नीट्यूड के लिए लिखते हैं, डायरेक्शन के लिए बस यूज करो। ये है आपका माइनस आई कैप, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, के कैप। अब याद करो के क्रॉस जे या के क्रॉस माइनस जे, माइनस आई निकालना है ना, तो याद है आपको एंटी क्लॉकवाइज में से करते थे। ये आई कैप है, ये के कैप, यहाँ पे सॉरी आई कैप जे कैप के कैप, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में पॉजिटिव लेके चलते, जैसे आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के बोलोगे, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, या फिर के क्रॉस आई इज इक्वल टू क्या बेटा, जे। और जो क्लॉकवाइज सेंस होता है उसमें कौन सा वैल्यू लेके चलते हैं, नेगेटिव। तो हमको क्या चाहिए, माइनस आई कैप जे, तो हम लोग कौन से सेंस में मूव करेंगे, क्लॉकवाइज में, तो क्या लिखेंगे, के क्रॉस जे लिखेंगे, यानी मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। क्लियर, बात आया समझ में, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। हाँ, यहाँ पे देखो मैं डेफिनेशन ही बोल देता हूँ कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, दे ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तीनों के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा ना 90 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी, तीनों के बीच में कितना फॉर्म होगा, 90 फॉर्म होगा। सेकेंड चीज़, वो डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। और फेज एक आएगा, फेज का मतलब क्या होगा, फेज ये बोलता है ना कि अगर दो फंक्शन एट द सेम टाइम मैक्सिमम वैल्यू पे जाते हैं या फिर मिनिमम वैल्यू पे आते हैं तो उसको बोलते हैं सेम फंक्शन बोलते हैं। डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है, एक एक्स में जा रहा है दूसरा वाई में जा रहा है, बट दोनों सेम टाइम पे मैक्सिमम या सेम टाइम पे मिनिमम होंगे तो क्या बोलेंगे, सेम फेज बोलेंगे। तो यहाँ पे वही होता है कि पहला इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, दे ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये याद करो आप पहले, तीनों के तीनों क्या होंगे बेटा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम फेज में होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैक्सिमम होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है बेटा, मैक्सिमम। तो लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम फेज, यानी जो फेज डिफरेंस है फाई, दैट इज कितने के बराबर बेटा, 0 के इक्वल। अगर डायग्राम बनाओगे तो कुछ ऐसे डायग्राम बनता है, वेव मूव कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस, उस केस में जो हम लोग इस वाले डायरेक्शन से डिसाइड करेंगे, v इज इक्वल टू ई क्रॉस बी, यानी ये इसको आई ले लिया तो ये कितने के बराबर होगा बेटा, जे क्रॉस के। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा बेटा, अलोंग द वाई एक्सिस, और मैग्नेटिक फील्ड होगा अलोंग द जेड एक्सिस। तो ये होगा वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा अलोंग द जेड एक्सिस ऐसे। अब देखो तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है उसी टाइम में मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है बेटा, मैक्सिमम। जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है
तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितने के बराबर है, 0 है, और इसी को बोलते हैं फेज। तो यहाँ पे जो फेज निकलेगा वो कितने के बराबर, 0। कंफ्यूज मत होना, देखो फेज अलग चीज़ है, डायरेक्शन अलग चीज़ है। डायरेक्शन केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा 90 डिग्री फॉर्म होगा, लेकिन फेज की बात करेंगे तो फेज डायरेक्शन से नहीं रिलेटेड है। वो है कि अगर फंक्शन का वैल्यू सेम टाइम पे मैक्सिमम है या फिर क्या है, सेम टाइम पे मिनिमम है, तो उसको बोलेंगे फेज डिफरेंस कितने के बराबर है, 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे वही होता है। डायरेक्शन की बात किया जाए तो 90 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में, और फेज की बात किया जाए तो 0 डिग्री। नो कन्फ्यूजन, ओके। तो अब देख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बोला है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अपोजिट इन द फेज। नहीं बेटा, परपेंडिकुलर तक तो सही है, अपोजिट नहीं, सेम फेज। पैरेलल, यही कैंसिल हो गया, परपेंडिकुलर सही है, सेम फेज, हाँ ये सही है। पैरेलल कैंसिल हो गया, पैरेलल होता ही नहीं है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच डायरेक्शन डज द इलेक्ट्रिक, हाँ ये तो अभी बड़ा के कहा था कि किस डायरेक्ट, अगर वेव पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगा। तो बस वही डायरेक्शन ऑफ वेव लिख लो। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज गिवन बाय E इज इक्वल टू ई क्रॉस बी बाई बी स्क्वायर। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो V इज इक्वल टू, हम लोग डायरेक्शन के टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू ई क्रॉस बी। अब वेव किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। तो बेटा अगर ये आई कैप में है तो इसको क्या लिखोगे, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही तो है, तो जे क्रॉस के लिखेंगे या के क्रॉस जे लिखेंगे, माइनस जे करके लिखेंगे। तो देखो तो आई कब मिलता है, जो हम क्या लिखेंगे, जे क्रॉस के लिखेंगे। क्लियर। तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा बेटा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में, और मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। क्लियर हुआ, यही करना था। हाँ अब थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। देखो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन क्या है कि आपको एक और चीज़ लिख देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू v इज इक्वल टू ई क्रॉस बी डिवाइड बाई बी स्क्वायर, मैंने लिखा है। सेकेंड, अगर हम मैग्नीट्यूड ले ले, ई क्रॉस बी क्या होगा, ई बी साइन 90, साइन 90 होता है 1, इतने के बराबर हो गया ई बाई बी। थर्ड, फॉर एयर, बी की जगह हम क्या यूज करेंगे, सी, अगर वेव एयर में मूव कर रहा है इज इक्वल टू कितना बेटा, ई नॉट बाई बी नॉट। ये फॉर्मूला भी आता है कि अगर वेव अलोंग एयर में मूव कर रहा है तो जो वेलोसिटी ऑफ वेव होता है कितने के बराबर बेटा, ई नॉट बाई बी नॉट। क्लियर। तो आप तो याद करो पहले। अब चलो क्वेश्चन क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ये है ई नॉट का वैल्यू, ई इज इक्वल टू हमेशा होता है ई नॉट साइन करके या कॉस करके। तो ई नॉट वैल्यू कितना गिवन है बेटा, 6.3 न्यूटन पर कूलम, या फिर आप कंफ्यूज मत होना, आप डायमेंशन से भी चेक कर सकते हो। साइन और कॉस का जो भी टर्म्स था वेव के लिए डिसाइड किया था, किसके लिए बेटा, वेव के लिए। देखो तो इसमें आ रहा है वाई, इसके साथ आ रहा है प्लस के साथ, तो बोलेंगे वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ वेव इज इक्वल टू क्या बेटा, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन दिया, किधर की है, आई कैप। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें कितने के बराबर, आई कैप। अच्छा यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन निकालना हो तो क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू ई क्रॉस बी, ये है आई कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा माइनस जे कैप। तो आई क्रॉस क्या करोगे, के या माइनस के, है इधर देखो तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस जे लेके आने के लिए, ये आई है, ये जे है, और ये के है। तो अगर मुझे माइनस जे चाहिए तो देखो तो क्या लिखेंगे, के क्रॉस आई लिखेंगे तो प्लस जे हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे बेटा, आई क्रॉस क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ के, क्लॉकवाइज में जाएंगे ना, तब क्या मिलेगा, माइनस ऑफ जे मिलेगा। क्लियर। आई क्रॉस के करोगे तभी तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ जे, ये हो गया नेगेटिव डायरेक्शन। है ना। चलो अब क्या क्या पूछा है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी। देखो मैंने बोला था ना कि जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होता है उसको के के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो के का वैल्यू कितना गिवन है, ए इज इक्वल टू 1.5 रेडियन। के को क्या लिखते हैं बेटा, 2 पाई बाई लैम्डा इज इक्वल टू 1.5, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई 1.5, सॉल्व कर लो, यहाँ से लैम्डा का वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर। अच्छा फ्रीक्वेंसी, जो टी का कोफिशिएंट होता है, टी का कोफिशिएंट उसको ओमेगा बोला जाता है। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना बेटा,
4.5 इंटू 10⁸ ओमेगा को हम लोग लिखते हैं 2 पाई एफ इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁸, फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 4.5 डिवाइड बाई ट्वाइस पे इंटू 10⁸। यूनिट क्या होगा बेटा? हर्ट्ज। वेवलेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा? इतना मीटर। हो गया। एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, हाँ एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? सी इज इक्वल टू कितना? ई नॉट बाई बी नॉट। ई नॉट गिवन है कितना? 6.3, ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है? सी इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट, तो बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई सी। ई नॉट गिवन है 6.3 और सी का वैल्यू हमें पहले से पता है 10 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻8। क्या निकलेगा? 6.3/3 10⁸। मैग्नेटिक फील्ड है तो यूनिट क्या हो जाएगा? टेस्ला हो जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ द मैग्नेटिक वेव लिखना है। ये बेटा बढ़िया क्वेश्चन है। कैसे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द मैग्नेटिक वेव वो बताओ। तो देखो, फर्स्ट वी हैव टू डिसाइड द डायरेक्शन कि मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगा। तो पहले देखो तो हमने क्या डिसाइड किया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर आने वाला है बेटा? के कैप में। किधर आने वाला है? के कैप में। हो गया। तो अच्छा, अब जो हम आते हैं ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि एनर्जी डेंसिटी। तो देखो, पहला चीज़ कि वेव क्या होता है? वे ऑफ ट्रांसफर द एनर्जी। जहाँ पे भी वेव मूव करेगा अपने साथ क्या लेके जाता है बेटा? एनर्जी लेके जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में 3 कंपोनेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। उसी तरह जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और दोनों एक दूसरे को रीजनरेट करते हैं। दैट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है तो दोनों एनर्जी होगा। इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए एनर्जी होगा और दूसरा कौन सा होगा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी क्या होगा? एनर्जी होगा। तो आपने पढ़ा होगा एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल यू लिख रहा हूँ। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। क्लियर? अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो आप इसको साइन फंक्शन में भी लिख सकते हो और कॉस फंक्शन पे, दैट डिपेंड्स ऑन यू। ई इज इक्वल टू लिखता हूँ ए नॉट साइन एक्स माइनस ओमेगा टी ला के पुट कर देता हूँ। यू इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस ओमेगा टी, दैट इज द एनर्जी डेंसिटी। एक वेव के लिए एनर्जी निकल गया। उसी तरह बेटा दूसरा कौन सा एनर्जी होगा? मैग्नेटिक एनर्जी होगा। यू कर देता हूँ एनर्जी डेंसिटी, यू बी मैग्नेटिक होता है हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। फिर लिख लो हाफ, ये दोनों वेव के लिए सेम ही रहता है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आता है। बस ई नॉट के बराबर होगा, मतलब ई नॉट से स्टार्ट होगा तो बी को क्या लिखेंगे? बी नॉट करके। तो लिखोगे बी इज इक्वल टू कितना बेटा? बी नॉट साइन एक्स माइनस ओमेगा टी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू नॉट। कितना निकला यहाँ से देखो तो? हाफ बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट साइन स्क्वायर एक्स माइनस ओमेगा टी। तो ये हो गया बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी और ये हो गया मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। अब चेक करना है कि दोनों का वैल्यू सेम होगा, डिफरेंट होगा, कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा। तो रेशियो ले लेते हैं, यू ई डिवाइड बाई यू बी। देखो जैसे रेशियो लोगे क्या चीज़ कॉमन है? साइन स्क्वायर हाफ कॉमन है, साइन स्क्वायर हाफ कॉमन है। क्या मिलेगा यहाँ पे? एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर। और यहाँ से क्या निकलेगा बेटा? बी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू नॉट। फिर निकल गया एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट ई नॉट स्क्वायर बाई बी नॉट स्क्वायर। ओ अभी देखो आपको मैंने पढ़ाया था ना कि जो सी होता है ना, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, सी इज इक्वल टू होता है ई नॉट बाई बी नॉट। तो ये लिखेंगे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द सी स्क्वायर, इक्वेशन 4। और अब पहले याद जाके करो कि जो हम वेव का वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं, सी इज इक्वल टू होता है 1 बाई म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि जो वेलोसिटी ऑफ वेव होता है इज इक्वल टू कितना होता है बेटा? 1 बाई म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो अगर सी स्क्वायर करें तो क्या मिलेगा? सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। उल्टा कर लो, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कितने के बराबर? 1 बाई सी स्क्वायर ला के यहाँ पे पुट कर दो। तो यू ई बाई यू बी इज इक्वल टू, देखो तो कितने के बराबर है? 1 बाई सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर से सी स्क्वायर क्या होगा? कैंसिल। रेशियो कितने के बराबर? 1। दैट मीन्स
कि वेव के पास जो भी एनर्जी है वो इक्वली डिवाइडेड होगा बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जितना एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के पास होगा सेम अमाउंट में किसके पास एनर्जी होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, द वेव एनर्जी ऑफ वेव इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हुआ, ये प्रूफ करके लेके आना था। अब आओ हाउ, हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होता है। इसका जो पहला सोर्स है ना बेटा, सोर्स लिखता हूँ। सोर्स होता है क्या, सुन लो पहले। सोर्स है एक्सेलरेटेड चार्ज। सोर्स क्या है, एक्सेलरेटेड चार्ज। जो एक्सेलरेटेड चार्ज है दैट प्रोड्यूस वेरिएबल और टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। एक्सेलरेटेड चार्ज वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। अब क्या होता है ना कि जो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट प्रोड्यूस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, और इन रिवर्स वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड किसको प्रोड्यूस करता है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे, रीजनरेट करते हैं, और इस तरह क्या प्रोड्यूस होता है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बोलेंगे कि एन एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, एंड इन द सेम वे वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस तरह से एक दूसरे को क्या करेंगे, रीजनरेट, एंड दैट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर हुआ, ओके। हाँ, यहाँ पे डायरेक्शन हम लोग को फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रिक वेव किधर मूव कर रहा है, वर्टिकली अपवर्ड, मतलब जे डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर गिवन है बेटा, वेस्ट डायरेक्शन। अच्छा तो देखो, तो ये होता है, समय अगर खड़ा हो जाऊं, मान लो मैं ऑब्जर्वर हूँ, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, ये हमारे लिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसको हम लोग आई कैप मानेंगे, माइनस आई कैप जे कैप माइनस ऑफ जे कैप। क्लियर। अब ऊपर की तरफ हम लोग क्या मांग के चलेंगे, जेड, जेड मतलब के कैप लिखने वाले, और डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड बोलेगा तो क्या यूज करेंगे, माइनस ऑफ के कैप यूज करेंगे। बस यही है। तो चलो, वेव मूव कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड, मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव जो है ना दैट इज इक्वल टू के कैप हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है बेटा, इन द वेस्ट वेस्ट, देख लो बेटा, माइनस ऑफ आई कैप दैट इज द डायरेक्शन ऑफ आई कैप। बस हो गया। और किसका डायरेक्शन निकालना है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अपने को पता है v इज इक्वल टू ई क्रॉस बी, वेलोसिटी ऑफ वेव है के, ये है माइनस आई। अब के कब आएगा, माइनस आई से जे मल्टीप्लाई करे या माइनस जे मल्टीप्लाई करे। देखो यहाँ पे अगर जे मल्टीप्लाई करोगे ना, थोड़ी देर के लिए अगर आपने जे लिखा तो आई क्रॉस जे होता है के, पहले आ जाएगा माइनस के, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमको क्या चाहिए, माइनस आई के साथ दो ही चीज मल्टीप्लाई करेंगे, आई जे और माइनस जे, जो किसके इक्वल होगा बेटा, के। तो यहाँ पे लगाएंगे माइनस के, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा मिलके बेटा प्लस, और अपने को पता है कि आई क्रॉस जे किसके इक्वल होता है, के। तो इससे क्या डायरेक्शन निकल गया बेटा, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो देखो तो क्या आ गया, वाई में क्या है, साउथ। तो बोलेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट मूव अलोंग द साउथ डायरेक्शन। क्लियर हुआ। देखो फिर से रिपीट करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ऑफ आई कैप में, वेव है के में, वो आई क्रॉस जे या फिर जे ही, दो ही टर्म्स है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता ना, तो जे या माइनस जे मल्टीप्लाई करोगे तो के नहीं आएगा, माइनस के आ जाएगा, इसलिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ऑफ जे मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। और लास्ट वाला जो है एस्टिमेट करना है रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ रेडियो टू द लॉन्ग। ये आपको याद करके रखना है, अगर आपको वेव का रेंज पता है उसका बस हमको क्या ले लेना है, रेडियो। तो वो याद करके रखना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम होता है ना, स्पेक्ट्रम, वहाँ पे जो वेव्स का ऑर्डर होता है इन जनरल आपको याद करके रखना है, बस उसका रेशियो ले लो, आपको वेवलेंथ आ जाएगा। ठीक है, ये था आपका ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।